अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने सूबों और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए 90 रोज की मोहलत की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए कहा है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन सितंबर से आगे नहीं जाने देंगे। पंजाब और सिंध की जानिब से हदबंदियों का काम मुकम्मल करने का उज़्र पेश किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब और सिंध में गुज़श्ता 5 साल पहले ये काम मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और दूसरी जानिब 2 सूबों की हिचकिचाहट। आखिर ये मामला कहां जाएगा, आज हम इस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी और अहम खबर यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस भेजने के मामले पर पहली बार एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अमेरिकी हुकूमत ने कहा है कि अगर उनके साथ कैदियों के तबादले का मुआहदा कर लिया जाए तो वो आफिया सिद्दीकी को वापस करने को तैयार हैं और आफिया सिद्दीकी बाकी अपनी सजा पाकिस्तान में पूरी कर सकती हैं। ये स्टोरी रऊफ क्लासरा साहब ने आज रोजनामा दुनिया में ब्रेक की है। कौन से 2 मुआहदे किए गए हैं कैदियों के तबादले के, इस बारे में जो मजीद डिटेल है ये रऊफ क्लासरा साहब ही हमसे प्रोग्राम में आगे चल के शेयर करेंगे। ये 2 बड़ी अहम स्टोरीज हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत अहम खबरें हैं क्लासरा साहब के पास भी और काजी साहब के पास भी। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज में एक बात करूंगा। कुछ दिन पहले झंग में एक कैदी ने मुबैना तौर पे तेजाब पी के खुदकुशी कर ली थी जी। अच्छा, फिर पता चला आज उसने फिनाइल पिया। फिर पता चला कि क्या एक इंक्वायरी भी हुई। हमारे साथ होंगे लियाकत अली शाम झंग से, हम उनसे पूछेंगे और इस स्टोरी के जरिए हम जरा पीप करने की कोशिश करेंगे कि हम जिसको समाज के रिजेक्ट्स जिनको हम भेजते हैं, जो पहले ही विक्टिम होते हैं जेलों में, ये जेलों में क्या दुनिया है, ये क्या रियासतें बनी हुई हैं, ये क्या हुकूमतें बनी हुई हैं, वहाँ भी इंसान ही बसते हैं, उस पर हम देखेंगे। और फिर मेरे पास एक स्टोरी है, जो जिमी कार्टर प्रेसिडेंट हुआ करते थे गालबन 76-81, उनका टेन्योर था अमेरिका में। उन्होंने अमेरिकी जमहूरियत के बारे में क्या कहा है, एक बहुत बड़ा अखबार है जर्मन डर स्पीगल, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी जमहूरियत नॉन फंक्शनल हो चुकी है, यानी नॉन एग्जिस्टेंट होगी। तो ये अमेरिकी सदर का ये कहना, और फिर उनका ये कहना कि जो स्नोडन है उन्होंने जो कुछ कहा है उससे मुमकिन उन्होंने कोई कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, मगर उससे अमेरिकी अवाम का फ़ायदा होगा। यानी उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ ओपिनियन है अमेरिकी। तो एक इतना बड़ा आदमी जो उनके यहाँ जो है सदर भी रहे, वो क्या कहते हैं अमेरिकी जमहूरियत के बारे में, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लास साहब के पास चलते हैं। जी क्लास साहब। क्लास्टर साहब को लगता है कि अभी आवाज़ नहीं जा रही है। कैसे 2 बड़ी आज आम खबरें हमारे पास। एक आफिया सिद्दीकी की रिहाई, जो कैदियों का तबादला, अमेरिका कहता है कि अगर कैदियों का तबादला कर लिया जाए तो आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जा सकता है। बड़ी आम स्टोरी है। क्लास साहब ने ब्रेक तो किया, जरूर हम बात करेंगे। उनको हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, यकीनन उनकी भी आम स्टोरीज में एक ही स्टोरीज शामिल होगी। दूसरी बड़ी अहम खबर, जो सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन 90 रोज़ की मोहलत मांगी थी 2 सूबों ने, उसको नाजरीन मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शन है वो सितंबर से हम आगे नहीं जाने देंगे। का सब एक तरफ तो सूबों की हिचकिचाहट है और दूसरी जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो सूबों के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इनहराफ करना इस बार आसान नहीं होगा। बिल्कुल करते तो कोशिशें करते रहे। पिछली दफ़ा भी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हम वो देखते हैं वो किस तरीके से उसको डॉज करने की या डक करने की कोशिश करते रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जो 40 है या 140 है उसके तहत आपको ये इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और कोई उज़र भी जो इस पर क्लास साहब का भी हम टेक लेंगे। क्लास साहब, आपको आवाज़ आ रही है? शायद अभी तक लगता है क्लास साहब को अभी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो उसमें हाँ, जी क्लास साहब आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी क्लास साहब, हम वो बात कर रहे थे बल्दियाती इलेक्शन के, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे आपकी खबरें लेना चाहेंगे। आपकी खबरें क्या हैं आज? मेरे ख्याल में कुछ एको जा रही है। क्लास साहब को 2 खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जैसे आपने बताया आफिया सिद्दीकी वाला बड़ा बिग स्कूप है, जिसकी डिटेल अभी हम देंगे आपको। और इसके साथ जो स्टोरीज हैं, एक का आपको याद होगा कि वहाँ बरतानिया की फ़ज़ा में एक पाकिस्तानी PIA के ये पायलट ने इतला की थी, ये कुछ दहशतगर्द जो हैं वो PIA को उड़ाना चाहते हैं और बाकायदा तौर पर उसको लैंड कराया गया था बरतानिया के जंगी जहाज़ों ने। अब बरतानिया ने 30 करोड़ रुपए का जुर्माना PIA को कर दिया कि आपकी इस हरकत की वजह से या आपके इस ये फायर अलार्म की वजह से, या आप जो भी आप उसको नाम दें, बरतानिया को 30 करोड़ रुपए के करीब उसका नुकसान हुआ था। वो बिल भेजा गया, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे तारक की मुरीद ये रिपोर्टर है, उन्होंने बड़ी अच्छी खबर फाइल की है, तो उनसे डिटेल लेंगे। और दूसरी एक बड़ी अहम एक स्टोरी है अजमत मलिक है हमारे रिपोर्टर,
ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस भी चल रहा है सवाबदीदी फंड्स का, उसमें एक नई डिमेंशन सामने है कि 106 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जिनसे पैसे काट के ये वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो तरक्याती फंड्स के नाम पे MNAs में बांटे थे, उसकी भी हम आपके साथ डिटेल ये शेयर करेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट थे जिनसे पैसे काट के MNAs को पैसे दिए गए थे और जिसका बरह रास्त लिंक इसी से बनता है जो स्टोरी आज हम मेन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या तरक्याती फंड जो हैं बल्दियाती इदारों के जरिए खर्च करेंगे या MNAs के जरिए खर्च करेंगे। ये क्लासरा साहब कुछ लूट सेल सी लगती है, जैसे आप स्टोरी बता रहे हैं 30 करोड़ वो मांग रहे हैं, इधर से इधर बांट दिए। खैर चलते हैं आगे, चलें आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, पंजाब और सिंध जो है हदबंदियों का उज़्र पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक दिन भी जो है वो बल्दियाती इलेक्शन हम आगे नहीं करेंगे। इनहराफ करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से आसान नहीं होगा। क्यों हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा है पंजाब और सिंध की जानिब से हदबंदियों को लेकर? ये पहले ही ये कर चुके हैं इनहराफ। मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी इनके साथ रियायत की है पंजाब और सिंध के साथ। आपको याद हो ये पहले ऑलरेडी 2 साल पहले चीफ जस्टिस साहब ने बात की थी कि आप हमें डेट दें, ये मैं किसी वक्त आपको अखबारात निकाल के दे दूंगा। ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट की इस पे आई हुई ऑब्जर्वेशन मौजूद है रिकॉर्ड पे, और ना सिंध ने मानी थी ना और ना इन्होंने मानी थी, ना सिंध ने ना दूसरे सूबों ने मानी थी। ये नहीं मानेंगे, ये बात बड़ी वाज़ेह है। बल्कि आज ही मैं देख रहा था, कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अगर बल्दियाती इंतखाबात कराने भी हैं तो गैर जमाती होंगे। भाई ये गैर जमाती क्या चीज़ होती है भाई? आप खुद आप अपने आप को एक लेगेसी है इसकी डिक्टेटरशिप की कि आप आते तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे पॉलिटिक्स करने आते हैं। जब यहाँ पे लोकल बॉडीज की बात आती है आप कहते हैं इनको ये गैर जमाती होना चाहिए ताकि आपकी अनपॉपुलैरिटी है वो आपकी एक्सपोज ना हो, लोकल लेवल पे कुछ और लोग सामने ना आ जाएं। सो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जीरो टॉलरेंस से काम लेना होगा और बाकायदा मैं तो समझता हूँ इनको बुलाना चाहिए, इनको नोटिस जारी होने चाहिए कि ये लोगों की बेसिक डेमोक्रेसी हम जिसको कहते हैं उस पर ये सीरियस क्यों नहीं है। ये बात कई दफ़ा इस पे उसमें डिस्कशन में आ चुकी है कि हमारे ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, पर्टिकुलरली MNAs और MPs, ये एक डिस्ट्रिक्ट ये मजिस्ट्रेट के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ या वहाँ पे एक ये DPO के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं और फिरौन बन के ये वहाँ पे अपने अपने ज़िलों में हुकूमतें करते हैं। ये कभी भी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क में जो असल पावर है वो ग्रास रूट लेवल पे जाए। एक नई क़यादत है, नए लोग सामने हैं जो आके इनको चैलेंज करें। ये डिलेइंग टैक्टिक्स 5 साल हमने देखे हैं, ये वही हरबा आज ये फिर ये पीपल्स पार्टी आके अडॉप्ट करना चाहती है, वही हरबा जो है ये आके ये नवाज लीग करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का पहले भी इनहराफ हो चुका है, ये कोशिश करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने वाली बात हो गई ना काजी साहब। चलें अब ये खड़े हुए हैं, पहले मैंने कहा, ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये खड़े हैं। इन्होंने ऑलरेडी 2 साल पहले का केस चल रहा है, उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाएं, उस वक्त भी नहीं करवाया था पंजाब ने, उस वक्त भी नहीं कराया था। ऑलरेडी तोहीन अदालत ये कर चुके हैं। जब सियासत का देखें, सियासत का मकसद क्या है, पहले तो ये हम तय करें ना सियासत। अब यहाँ मसला ये है कि जिस तरह कल क्लासरा साहब कह रहे थे जी कि ये लोकल बॉडीज़ में अब ये जो वो सिस्टम नहीं लाएंगे जिला कौंसिल व नाज़म वाले का, जब MNA जो है वो नाज़म बनना पसंद करते थे। पंजाब में पंचायत सिस्टम, बात ये है कि ये जहाँ फंड्स हैं, जहाँ माल है, वहाँ पे रहना है। और फिर बात ये क्लासरा साहब जो आप बात करें, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में नहीं पूरे दुनिया में सिर्फ एक हो गया कि ये एक क्लास रूल बन के रह गया। और ये मैं पहले तो हम बातें करते थे, लोग हमें आइडियलिस्ट कहते थे, यूटोपियन कहते थे, अजीब अजीब। अब जब वो देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका की गलियों में डेमोक्रेसी इज इन प्लेस और सदियों से है, तो लोग उठ रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। वो इसलिए कि जब डेमोक्रेसी, जो मैंने बात कोट की थी क्लासरा साहब कि जो जब एक सर्वे हुआ गालिबन स्पेन में या इटली में हुआ, इन दोनों में से एक जगह जरूर हुआ था कि जनाब उन्होंने कहा कि जी हमारा तो ख्याल था कि जो बिग बैंक्स हैं, ये जो बिग बिजनेस है, इसको रेगुलेट करती है पार्लियामान। मगर अब हमें पता चला कि पार्लियामान तो मुलाजिम है उसकी, यानी वर्चुअली। ये है इशू। और उस वक्त तक लोकल बॉडीज भी इफेक्टिव नहीं हो सकते जब तक, मैं कल जैसे कह रहा था कि अनलीश करें फंड्स को लेके जाएं नीचे तक, लोगों को एजुकेशन के लिए। अब यहां पे आप देखें, आपने पैसे कितने रखने, एलोकेट करने हैं, फिर उस पर नाज़म साहब या कोई और साहब आ जाएंगे और वो, हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि जब नाज़मों का निजाम था तो जाहिर है वो ज्यादा करीब थे लोगों के, लोग उनसे पूछ सकते थे, वो पूछते थे हमारा काम आपने क्यों नहीं किया। तो कंपैरेटिवली एक डिलीवरेंस हमें एक नजर आई लिमिटेड लेवल पे। तो लेकिन ये जो काउंसलर वाला, हमें ये अब पता चल रहा है कि ये जो काउंसलर बनाएंगे, अब उनके पास जिस तरह कल भी बात हो रही थी कितने चंद लाख का फंड होगा, वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। और फिर ये जो अहम बात कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर क्या इसका मतलब है हर हुकूमत ही सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी होगी, तो ये मेरे ख्याल में। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आरिफ वाला से कॉलर है तलहा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। देखिए क्लासा साहब और काजी साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम हो, आपको भी ठीक है जी जी। दूसरा ये बात ये है कि जो बिजली का बुरहान चल रहा है, इसमें जो आपको बताऊं, जो एक्सियन, एसडीओ, मीटर रीडर और उसके अलावा जो भी है ना, उन्होंने मिनी बिजली घर बनाए हुए हैं और सप्लाइयां दे रहे हैं आरे वाला में। बात ये है कि इसके जड़ को क्यों नहीं पकड़ते, इन्हों के यूनिट क्यों नहीं माफ कर रहे हैं, इन्हों का एहतसाब क्यों नहीं कर रहे मियां नवाज शरीफ। ये सारी सूरत हाल जारी आए हैं। आप आने वाला में मैं आपको दिखाऊं कि कैसे कितनी कितनी बिजली चोरी हो रही है, जिसका अजाला हम भुगत रहे हैं। इस पर आप आला हुकाम बाबर इख्तियार को ये बताएं कि ये क्या सूरत हाल चल रही है, इस पर यानी कि अमल दरामद होना चाहिए ताकि हम बच सकें। गैस का भी यही सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हम शाजिया इस पे मेल की, ये इन्होंने आरिफ वाला का जिक्र किया। हम चाहेंगे कि अपने किसी अगले नशिस्त में अपने नुमाइंदे से बात करें। ये मिनी बिजली घर क्या है और ये देखिए कितना बड़ा इशू है लोगों का। यही ले बैठा था और फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है। यही इशू ले बैठा था पिछली सरकार को और यही इशू इनके लिए इनका वाटर लू होगा। ये देख लीजिएगा। सही। क्लास साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मेरा ये काजी साहब कह रहे हैं कि ये इन हुक्मरानों के लिए वाटर लू होगा। ये बताएं कि जब छोटे लेवल पे लोग देखते हैं कि अभी नंदीपुर प्रोजेक्ट को हम 3-4 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। ये कुछ छोटे मीटर रीडर टाइप नहीं है, वही पावर प्रोजेक्ट ही है ना, जिसमें इस वक्त जो कल भी हमने डिस्कस किया था कि स्कैंडल जो है 15 अरब से फैल के 24 अरब रुपया हो गया। जब बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे और वो बड़े बड़े लोग इनके साथ जेट तैयारों में बैठ के चाइना जाएंगे, वापसी पे वो इतने ये माल और खांचे खाएंगे, तो फिर मीटर रीडर तो छोटे छोटे मिनी घर बनाएंगे। अपने अपने लेवल की बात है, जिसका जहाँ पे हाथ पड़ा नंद हाँ इनका दाव लगता है। जो बड़े बड़े लोग जिनका काम है उन्हीं के खिलाफ जाके करना, ये एक्शन लेना, जिसकी बात हमारे आरिफ वाला से दोस्त कर रहे थे। तो जब वो मीटर रीडर देखता होगा कि वहां पे उन्होंने ये 24 अरब रुपए का एक ही हल्ले में अगर उन्होंने ये काम कर दिखाया तो मैं 24 रुपए मैं क्यों ना कमा लूं। ये वहां से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हैं। टॉप पे लोग आपके करप्ट होंगे, आपके इनएफिशिएंट होंगे, आपके खराब होंगे, पूरी की पूरी टीम खराब होगी। बड़ी मजेदार बात की आपने, साफ है वो नीचे भी ठीक होंगे। क्लासरा साहब ट्रिकल डाउन मैशत का तो नहीं हुआ, जिसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, करप्शन और बदनुमानी का ट्रिकल डाउन हो गया। इसीलिए नहीं हुआ कि कुछ लोगों ने जेब में भरे, जो पैसे 100 रुपए थे, जो 100 रुपए ये 100 लोगों के लिए तो पता चला 2 लोग खा गए, तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा। अच्छा फिर एक बात क्लासर साहब, एक बात फिर मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहूंगा। मैं बड़ा यानी ईगरली वेट कर रहा हूं जो आपने स्टोरी आज ब्रेक की है। ये जो है लोग कहते हैं ना, जब तक ऊपर ठीक नहीं होगा, ये जो एक है ना इंसान साजी का नजरिया कि पहले एक क्या है 180 मिलियन लोग अपने आप को ठीक करें फिर ऊपर ठीक। नो, ऐसे कभी नहीं होगा। ऊपर ठीक होगा तो नीचे तक आएगा, वरना नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि बल्दियाती सिस्टम नीचे तक आना चाहिए। जी मेरा काजी साहब इस पे बड़ा आपसे एग्रीमेंट है, बिग एग्रीमेंट, कि अगर आपका बॉस अच्छा है, आपका जो सरबराह है, चाहे वो घर का सरबराह अगर बेहतर होगा तो आपके बच्चे और पूरी की पूरी आपको इम्पैक्ट नजर आएगा, फैमिली पे आएगा। अगर आपकी हुकूमत के बंदे अच्छे होंगे उसका इम्पैक्ट गवर्नेंस पे नजर आएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर चीफ एग्जीक्यूटिव बेहतर होगा उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आपके निचले कितने लोग अच्छे क्यों ना हो डिलीवर करने वाले, अगर टॉप पे जाकर चीजें ब्लॉक हो रही हैं, उनको रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, आप कह रहे हैं कि अगर वालिद मोहतरम बदउन्वान होंगे तो बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट करें? डेफिनेटली फिर बच्चों से क्या तवक्को करेंगे कि बच्चे क्या उसमें करके देखें। मतलब फैमिली से हम देख लेते हैं। इसलिए मीटर रीडर वो ठीक कर रहा है। अगर उसने आरिफ वाला में कोई अपने कोई ना कोई बड़ा उससे भी मिला होगा। हाँ बिल्कुल मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासेस साहब बड़ी अहम खबर आज की हमने देखी रोजनामा दुनिया में। आफिया सिद्दीकी के हवाले से अमेरिकी हुकूमत ने पहली बार आफिया सिद्दीकी के मामले पर बड़ी लचक दिखाई है। अब देखा जाए तो जो बॉल है पाकिस्तान के कोर्ट में है। जो 2 मुआहदे किए गए इनकी डिटेल जरा शेयर कीजिए हमारे साथ। ये मेरा ख्याल है, जैसे आपने कहा, इट्स अ बिग मेजर ब्रेक थ्रू हुआ जो पाकिस्तान और अमेरिकन की ये डिप्लोमेसी भी चल रही थी। इस पे खासा पाकिस्तान की तरफ से दबाव भी था कि हम उनके अलाइज भी हैं। और आफिया सिद्दीकी जिसको उन्होंने ये 86 साल तक वो कैद की सज़ा सुनाई थी अमेरिकन कोर्ट ने, उस पे अब जाके अमेरिकन ने पहली दफ़ा लचक दिखे। और ये मेरे पास उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिससे ये उसके फॉरेन ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें ये बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि इस वक्त अमेरिकन जो हैं वो तैयार हैं ये आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए। एक दो उन्होंने इनको लीगल उन्होंने वे आउट बताया अमेरिकन ने। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप बंदे पकड़ के जिसके हवाले चाहे कर दें। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ मेथड टू मैडनेस वाला काम है, आप एक अगर प्रॉपर तरीका इख्तियार कर लें तो आफिया सिद्दीकी हम आपको वापस करने को तैयार हैं। वो प्रॉपर तरीका क्या है? उनका ये कहना है कि आप इनके साथ अमेरिकन के साथ कैदियों के तबादले का आप ये मुआहदा करें। उसका उन्होंने जिक्र भी किया। एक वो कहते हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द ट्रांसफर
ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स, एक ये मुआहदा है, उस पर आप साइन कर सकते हैं अगर पाकिस्तान चाहे। और दूसरा मुआहदा उन्होंने इसमें बताया है इंटर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन सर्विंग क्रिमिनल सेंटेंसेस अब्रॉड। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये मुआहदे हमारे साथ साइन करें, जो कि यूरोपियन मुल्कों के साथ उन्होंने साइन किए हुए हैं इस वक्त अमेरिकन ने, तो वो आफिया सदीकी को हैंड ओवर करने को तैयार हैं। और इसका प्रॉपर तरीका ये होगा कि उनको जो सज़ा दी गई है उसमें 86 बरस की है, वो सज़ा वो पाकिस्तान आके पूरी कर सकती हैं। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि जब आफिया सदीकी का वहाँ पे ट्रायल शुरू हुआ, जो मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें पूरी डिटेल एक्सप्लेन की गई है, वो ये कहते हैं जब इनका ट्रायल शुरू हुआ तो हमने ये हुकूमत पाकिस्तान ने 3 इनको वकील इनको खड़े करके दिए थे, जिनको 20 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई थी पाकिस्तान के खजाने से कि आप आफिया सदीकी का केस लड़ें। और ये वकील 3 वो थे जिनको बाकायदा इनकी फैमिली ने नॉमिनेट किया था कि आप फलां फलां बड़े नाम उनको करें। जब ये लोग वहाँ पर पेश हुए अदालत में तो आफिया सदीकी ने इनकी सर्विसेज लेने से इनकार किया। उसने कहा जी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने अपने केस का दिफा ही नहीं किया और जिस पे ज्यूरी ने उनको जाके 86 बरस की सजा सुनाई थी, क्योंकि उन पर इल्जाम थे कि उन्होंने कुछ ये अमेरिकन शहरियों को कत्ल करने की कोशिश की थी। और जब उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की गई कि हम इस अपील में जाना चाहते हैं, तो भी उन्होंने अपील में जाके उनकी मदद कर अपील में जाने से इनकार किया। अब उन्होंने एक और काम आफिया सदीकी ने खुद भी किया हुआ है। उन्होंने एक इंटरनेशनल ये कोर्ट ऑफ एक है मिसेज टीना फॉस्टर है, इंटरनेशनल जस्टिस नेटवर्क की हैं, उनको वकील किया हुआ है कि आप एक मेरा केस लड़ें कि मैं भी पाकिस्तान जाके अपनी सजा बाकी वहां पे भुगत सकूं। उससे पहले अमेरिकन अब ये कह रहे हैं, पाकिस्तान को वे आउट दिया गया है कि आपके यहाँ इस पर मिलिटेंसी फैली है, आफिया सदीकी के नाम को यूज किया गया है कि अमेरिकन के खिलाफ यहाँ पे नफरत फैलाई गई, तो हम तैयार हैं, लेकिन आपको हमारे साथ मुआहदा करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ आके बातचीत करनी पड़ेगी। ये वो मेजर ब्रेक थ्रू है जो मैं समझता हूँ पिछले 2 सालों में अब जाके अचीव हुआ है। इस पर वजारत दाखिला में चौधरी निसार अली खान साहब को ये पूरा इस वाक़े का पता है। उन्होंने इस पर एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसका इजलास हुआ है। उस इजलास में फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग बैठे थे, उसमें जाके फिर ये वजारत दाखिला के लोग बैठे हैं, उन्होंने अपनी सिफारिशात तैयार की। क्योंकि फायदा उठाने के बारे में सोचा जा रहा है, बड़ी गैर मामूली पेशकश है। अब ये मेरा अब जो जराए लास्टली इसमें जराए ये कह रहे हैं कि अब इसके 2 हल होंगे। एक तो ये है कि जो सिफारिशात टास्क फोर्स ने उनको दी हैं चौधरी निसार अली खान साहब को, वो लेके ये कैबिनेट के पास जाएंगे कि आप इस पे ये मुआहदे पे साइन करें ताकि हम आफिया सदीकी को वापस ला सकें। एक दूसरा ये है कि वो वज़ीर आज़म साहब के पास या नवाज शरीफ साहब के पास उनके सामने पूरी प्रपोजल रखें कि अमेरिकन उनको तैयार करने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान ये मुआहदा उनके साथ साइन करता है। सो आप कह सकते हैं कि अमेरिकन ने बाकायदा फुली तौर पर कोऑपरेट करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को कहा है अगर आप हमारे साथ ये मुआहदा साइन कर सकते हैं कि हमारे एक दूसरे के जो हैं वो अपने अपने मुल्क की जेलों में जाके वो कर सकते, सजा भुगत सकते हैं, तो हम तैयार हैं। अब तक जो हलडल थी मेन वो मैं जरा बताता जाऊं कि अमेरिकन क्यों हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। वो कहते थे कि आप किस बुनियाद पे दावा करते हैं हम आफिया सदीकी को आपके हैंड ओवर करें, क्योंकि आफिया सदीकी पाकिस्तान पासपोर्ट जो सरेंडर करके वो अमेरिकन शहरी बन चुके हैं, बेसिकली शी इज एन अमेरिकन सिटीजन। आप कहते हैं कि हम अमेरिकन सिटीजन को आपके हवाले कर दें। सो ये वो उस पर अब तक एक प्रॉब्लम चल रहा था जिसपे अब जाके मेरा ख्याल है इनका पहली बात तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ा स्कूप है आपका, मैं ये कहूंगा। लेकिन इसके अलावा जो मैं वो कौन से मुआहदे थे जिसके तहत ये अहमल कांसी को उठा के ले गए? यहाँ पे हम जो है इधर मुशर्रफ साहब अब इल्जाम लगता है जी पैसे लेते रहे नहीं लेते रहे। यहाँ से जब इन्होंने वो कौन सा मुआहदा था कि ये जिस दिन उसामा बिन लादेन को अंदर घुस के आ गए और यहाँ आके हमारी सॉवरेन स्टेट को ताराज करके निकल गए? रही इसकी बात के इस पे इल्जाम क्या थे, ये डिस्ट्रस्ट था आफिया सदीकी का, किसने नहीं, उसे पता था उसे अंदर, यानी एक औरत जिसको पकड़ा हुआ है उस पर इल्जाम यह है कि उसने फौजियों पे से गन छीन के उस गन से उनको मारने की कोशिश की। एक झूठ था। लेकिन बात यह है कि अब लगता यह है कि उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि जो एक अनपॉपुलैरिटी है अमेरिका की ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दीज एक्सेसेस, और जिस तरह मैं बाद में अपनी स्टोरी पे आऊंगा कि उनके अपने इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो कि बड़े नेकनाम आदमी माने जाते हैं दुनिया में, वो जिमी कार्टर भी जो बात कह रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को फौरी तौर पे उनको वापस लाना चाहिए। और जो एक आपकी हर अमरीकी पेशकश के पीछे उनका अपना एक मफाद होता है, ये जो उन्होंने पेशकश की बड़ी गैर मामूली पेशकश, इसके पीछे आपको कोई मफाद लगता है? साहब मेरे साथ शायद इत्तेफाक करें कि दुनिया में जो कौमों के जो रिश्ते हैं वो मफादात, ये कलमी दोस्ती नहीं होती, ये फ्रेंडशिप नहीं होती कि आप मेरे आज से दोस्त बन गए आप मेरे दुश्मन बन गए। इसमें कोल्ड नेकेड बिजनेस एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। साहब इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है, इसमें क्या मफाद हो सकता है? पाकिस्तान को इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? नहीं शाजिया, नहीं पाकिस्तान को कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बात मैं काजी साहब से इंतहाई अदब के साथ, और
अगर हमारी रियासत, हमारा मुल्क, हमारी सोसाइटी कवानीन पे अमल नहीं कर सकती, जो बात आप कह रहे थे कि जब महमल कांसी को उठाया गया यहाँ से, उसामा बिन लैडेन वाला यहाँ पे वाक़या हुआ, या दूसरी जो आपने एक दो वाक़यात बताए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया अपने कवानीन की वो रिस्पेक्ट नहीं करती। पाकिस्तान क्योंकि फ्री फॉर ऑल बन चुका है, ये बनाना यहाँ पे ये रिपब्लिक बन सकती है, बन चुकी है, या छोटू गैंग टाइप लोग हॉस्टेज कर लेते हैं। और आप बात कर लें अमेरिका से जाके कानून की बात कर रहे हैं, अमेरिका को टकराने की बात, यहाँ तो आप छोटू गैंग से नहीं लड़ सकते, आप लियारी में दाखिल नहीं हो सकते। इतने छोटे छोटे यहाँ पे आपने मिनी स्टेट्स बना रही हैं। अमेरिका तो बहुत बड़ी पावर है, हो सकता है अमेरिकन हमारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए नहीं करते, उन्हें पता है कि ये बनाना रिपब्लिक है, या छोटे छोटे ये गैंग है वो इनको हॉस्टेज बना के पूरा मुल्क चला रहे हैं, और अमेरिका को कैसे फेस कर सकते हैं। अमेरिकन बेशक दूसरे मुल्कों में जाके वो कानून पे जो उनके कवानीन है रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, लेकिन अपने कवानीन की रिस्पेक्ट वो करते हैं, इसी वजह से वो सुपर पावर बने हुए हैं, इसी वजह से वो दुनिया पे इस वक्त रूल कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर हमारे साथ डील करना है, हमारा मुल्क का ये कानून है, उसके तहत आप सिग्नेचर करें, साइन करें मुआहदे पे, उसके बाद आए आफिया सदीकी को ले जाएं, ये हम आपके साथ कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के कुछ ये कमांडो जाएं, हेलीकॉप्टर में बैठे और वहां टेक्सास वो रियासत में इस वक्त जो कैद है, मुझे एक बात करने दे, थोड़ा सा उठा के लें, ये हम नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं कहता हूं आप उनका पैट्रियट एक्ट पढ़ लें। एनएसए नेशनल उनकी जो 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 एजेंसी है जिसने लोगों के घरों में जाके अपने कानून वायोलेट, आज सारा अमेरिका का जो सिविल सोसाइटी है, और इवन जिसके सुर्खेल अब ये सदर अमेरिका है, जिसकी मैं स्टोरी भी अभी कर देता हूं मैं इसी के साथ, कि उन्होंने कहा कि ये नॉन फंक्शनल हो चुकी है डेमोक्रेसी, अपने मुल्क में भी वो लोगों के राइट्स, वो हालत नहीं है, वो हालत नहीं है जो हमारे यहाँ, मगर रियासत की जराइम वही है वहां पे, अपने लोगों के खिलाफ भी और बाहर भी। एक देख ले, जिन्होंने वहां पे आपके बकौल ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने प्राइवेसी को हर्ट किया, अमेरिकन में वायलेट किया है, उसी जॉर्ज बुश को दूसरी दफा सदर भी उन्होंने अमेरिकन नहीं बनाया है। सो इट मींस कि वो उसके स्टेप्स से वो जाके कहीं ना कहीं पे आपका मोर देन 50% अमेरिकन उसके स्टेप्स को एंडोर्स भी कर रहे थे, इसलिए दूसरी दफा बने। नॉट मोर देन 25% लोग, 50% वोट पड़े थे, जिसमें से 25-26 उनको पड़े थे। पहली बात ये, वो हम डेमोक्रेसी की डिस्कशन में नहीं जाते। मैं ये कहता हूं कि जो स्टेट है, जो रियासत है मॉडर्न टाइम्स में, उसका अलमिया ये बन गया है कि वो इंतहाई डिक्टेटोरियल हो गई है, और खुद अब लोग इसीलिए बिल बिला रहे हैं, ये जो चाहे करते हैं, इनको अपोजिशन ने रही, खास तौर पे जब से ये कोल्ड वॉर खत्म हुई है, थ्रेट खत्म हुई है, जो एक सिंगल सुपर पावर दुनिया में आई है, तब से ये हाई हैंडेडनेस हो रही है। और यही वजह है कि अमेरिका इज द मोस्ट अनपॉपुलर कंट्री ना। अब उनकी अपने जो उनके रिसेंटली आए हैं फिगर्स देखें कि जो लोग हैं वो डाउट करते हैं अमेरिकी रियासत और अपनी पॉलिटिकल जो एलीट है उसको डाउट करते हैं। लेटेस्ट जो फिगर आए हैं, जो सर्वे आए हैं, उन्होंने ये खास तौर पे स्नोडेन के बाद बुरी तरह डेंट हुआ है और खामोश हैं। अब आप कौन उनकी सोच रही है जी ये कोई एक्शन लेंगे एनएसए के खिलाफ, और वो खामोश हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बरतानिया ने 30 करोड़ का जुर्माना पीआईए को क्यों किया। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आफिया सिद्दीकी के मामले पर पहली बार बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक में हमें कॉल आई, उमर हयात साहब की वजारत दाखिला के तर्जुमान है, वो हमारा प्रोग्राम देख रहे थे और इस पर वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, इस मामले पर। वजारत दाखिला के तर्जुमान है, बहुत शुक्रिया उमर हयात साहब। उमर हयात साहब, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अमरीका ने जो 2 कानूनी मुआहदों की पेशकश की है, उस पर वजारत दाखिला ने जो टास्क फोर्स भी बना दी है, क्या इत्तलात हैं, क्या गौर किया जा रहा है इस पेशकश पर? ये मिनिस्टर इंटीरियर ने अभी कुछ 2-1 हफ्ते पहले ये टास्क फोर्स बनाई है मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें एक टास्क फोर्स जो थी वो आफिया सिद्दीकी पे बनाई गई। बाकी 2 टास्क फोर्सें हैं जो अभी काम कर रही हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे है और एक मिसिंग पर्सनस पे है। इंशाल्लाह उनके रिजल्ट भी जल्दी शामिल आएंगे। हमारी जो टास्क फोर्स थी उसने अपने वक्त से पहले काम मुकम्मल किया, उस पर जितनी रिसर्च हमने करनी थी उसमें हमने फॉरेन ऑफिस से भी कंसल्टेशंस की और लॉ मिनिस्ट्री को भी बुलाया और उनसे हमारी मीटिंग्स हुई, सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई। इसके अलावा हमने उनकी बहन जिनसे हम बहुत ज्यादा उनके फौजिया सिद्दीकी शामिल जी, फौजिया सिद्दीकी साहिबा भी आई हमारे पास, उनसे भी उनकी भी कुछ गुजारिशात थी जो बहुत रियलिस्टिक थी, बड़ी प्रैक्टिकल थी, उनको भी हमने बीच में शामिल किया। तो ये टास्क फोर्स ने अपनी जो रिकमेंडेशंस थी वो
तरतीब कर दिए हैं, 15 से 20 हैं, और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इस मामले से रेलेवेंट है, सहल है, वो जो 2 कन्वेंशन जो क्लासा साहब माशाल्लाह जो बहुत होमवर्क करते हैं, बड़ी जब भी कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, बड़ा उस पर बैकग्राउंड होता है, बड़ी नॉलेज होती है उनकी, हैट्स ऑफ टू हिम। तो उन्होंने जो बताई 2 कन्वेंशंस, उनके ऊपर वही रास्ता है। और एक तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन है, जो सेंटेंस पर्सन्स पे होती है, जिसपे अमेरिका और बाकी यूरोपियन ममालिक 74 ममालिक जो है सिग्नेटरीज हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताइए कि आप जब ये इनिशिएट कर देते हैं, आप जिस तरह आप हैं बड़ी तंदही से लगे हुए, कितना वक्त लगेगा अब आफिया को वापस लाने में? जी, इसमें ये है कि जी दो जो कन्वेंशन जो आपको हमने बताई हैं, एक तो जैसा क्लासा साहब ने पहले जिक्र किया, एक जो मैं बता रहा था कि काउंसिल ऑफ यूरोप वाली, और एक है इंटर अमेरिकन कन्वेंशन ऑन सेंटेंस पर्सन। ये दोनों हमारे सामने है और इंशाल्लाह जल्दी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर साहब से हमें मिल जाएगी। उमर साहब आपने वो बात की सिफारिशात की, क्या ये सिफारिशात अब कैबिनेट को जाएंगी या ये वजीर आजम साहब के पास लेके जाएंगे, चौधरी निसार अली खान साहब? इसको आप किस तरह चैनल है, आप इसको चैनल करेंगे? जी, हम चाहते हैं कि जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, इसमें दोनों रास्ते हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको लीगल रास्ते से जो सबसे मुनासिब रास्ता है, क्योंकि फेडरल कैबिनेट बैठी हुई है, तो हम फेडरल कैबिनेट से सिफारिशात अप्रूव कराएंगे। हो सकता है इनमें कुछ तरमीमें भी आए, इसलिए मैं इनकी डिटेल ज्यादा बताने से कासर हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये लीगल रास्ता बताया है, ये रास्ता हमने बड़ी कंसल्टेशन के बाद, और ये इनफैक्ट इससे पहले अमेरिकन ने भी कहा था कि जी जब आपने एक एक्सट्रेडिशन सीख करनी है या ट्रांसफर सीख करनी है, तो उसके लिए कुछ लीगल बेसिस होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मुख्तलिफ शख्सियात के हमारे पास मरासले भी मौजूद है, तो हमने उसके बेसिस पे और सारी कंसल्टेशन करके अपनी जरूरियात देख के हमने ये चीजें इंशाल्लाह रिकमेंड की हैं। ये और कहीं से ये उमर साहब आपको उमर साहब कहीं से इसकी कोई अगर अपोजिशन भी यही है कि ये मुआहदे मत करें, कहीं पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट कंप्रोमाइज तो नहीं हो सकते? कल को अमेरिकन भी कह सकते हैं कि आपके यहाँ फलां प्रिजनर जो हैं आप उनको हमारे हैंड ओवर करें बिकॉज दे आर वांटेड दे आर, या वो चाहेंगे। कोई इस पे भी बातचीत आपकी हुई है? इसकी इम्प्लीकेशन पे भी कुछ गौर हुआ है जब आपके इजलास हुए हैं? उसमें आप भी थे, इंटीरियर भी थी, और फॉरेन ऑफिस और लॉ मिनिस्ट्री भी थी। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। इससे ऑब्वियसली ये फिर हमें ये जो कन्वेंशन जब साइन करते हैं तो उसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। खाली मतलब हमारे लिए तो इस वक्त सबसे यानी मोहतरम जो है वो आफिस सदीकी का केस है, लेकिन इसके बाद बाकी प्रिजनर्स पे बात होती है। लेकिन ये इस वक्त जो हमें रास्ता नजर आया, वे फॉरवर्ड यही था कि जी हम ये कन्वेंशन साइन करें। और लेकिन इसमें ये होता है कि ये जरूरी नहीं होता कि जो हुकूमत वक्त है वो मान जाए, जिससे आप ये एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये जरूर होना चाहिए। ये एक स्टेप फॉरवर्ड होता है। सही। इसमें लीगलिटी यही है कि जी वो जरूरी नहीं है कि उन पे लाजिम नहीं है कि वो मान जाए, लेकिन जो हमें सिग्नल्स आए हैं अभी तक, जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें यही लगता है कि जी इंशाल्लाह इस पे जरूर पॉजिटिव। लेकिन जरूरी बात ये होती है कि कोई भी मुआहदा पाकिस्तान के लास्टली छोटा सा आप उमर साहब लास्टली हमें ये बता दें कि इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ने इस पे विलिंगनेस का इजहार कर दिया है कि हम आफिया सदीकी को हैंड ओवर करने को तैयार हैं अगर आप हमारे साथ कन्वेंशन साइन कर लें? जी, हमारे पास रिटर्न मरासले मौजूद हैं। पता नहीं इस पे पहले क्यों नहीं एक्शन हुआ। सिर्फ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो काजी साहब ने सवाल किया था टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसमें जो काउंसिल ऑफ यूरोप वाला जो सिलसिला है, एक्सेशन करने तक और प्रोसेस शुरू होने तक 3 महीने लगते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर अमेरिकन स्टेट्स वाला जो दूसरा कन्वेंशन है, जो डायरेक्टली हम अमेरिका से साइन करने की सोच रहे हैं, उसमें टाइम फ्रेम जो है वो लेस देन 2 मंथ्स है। तो ये दोनों जो है इंस्ट्रूमेंट्स ये इंशाल्लाह ये कारआमद साबित होंगे, और आई थिंक वी शुड हम अपना जो गोल है वो जरूर अचीव करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस इस हवाले से यही मैं कहूंगा कि साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में वाली मामला है कि ये जरा देखभाल के करें। अभी तो मुआहदा हुआ भी नहीं, तो जिसको चाहे उठा के ले जाते हैं भाई। जी हाँ। तो ये जरा देख लें, मगर बड़ी पॉजिटिव है, से बालातर नहीं होना चाहिए, इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त जी शुक्रिया अदा करना था, मेरा ख्याल है चले उसके बाद बात करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हम ऑन स्क्रीन वज़ारत दाखिला के तर्जुमान उमर हमीद का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखकर इस पर कमेंट करना चाहा और इस बात की तस्दीक हो चुकी है। रऊफ क्लासा साहब की सबसे बड़ी और अहम मेन खबर थी रोज़नामा दुनिया में, और उमर हमीद साहब के बात करने के बाद इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका ने पाकिस्तान को पेशकश की है और वो तैयार है, विलिंग है अमरीका आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले करने से। कैदियों का तबादला उन्होंने कहा इसके मुआहदा कर लिया जाए तो अमेरिका तैयार है कि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए। जी क्लास साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा ख्याल है इट्स वेरी रेयर होता है, इतना मैंने तो नहीं देखा कि कभी कुछ स्पोक्स पर्सन किसी यूनिवर्सिटी के वो प्रोग्राम देख रहे हूँ और उस पर अपना रिएक्शन दें और आके बात करें। इसलिए मेरा ख्याल है बड़ा ये हेल्दी ट्रेंड है। और चौधरी निसार अली खान साहब ने एक राइट और काबिल आदमी को इस ये काम पे रखा है जिनमें इतना एतमाद है, क्योंकि मैंने बड़ा रेयर देखा है, पिछले 15-20 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि एक सरकारी अफसर जो होते हैं इतने बड़े अहम इशू पे जाके किसी भी टेलीविजन पे बात करना या उसकी कंफर्मेशन करना इतनी बड़ी स्टोरी की, इसके लिए उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ भी साबित होती है। और जैसे आपने कहा कि हमारे ये ग्रुप का जो एक स्कूप है, लीड स्टोरी हमारी आज की न्यूज़पेपर की भी है, तो उसको कंफर्म किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि वाकई अमेरिका ने ऑफर किया है कि हम आफिया सिद्दीकी को हम वापस करने को तैयार हैं अगर आप हमारे साथ कन्वेंशन पे एग्रीमेंट पे साइन कर लें। तो जी आगे बढ़ते हैं साहब आपकी खबरों की तरफ। जी शाजिया, मैं बात करना चाहूँगा, अगर हमारे साथ मौजूद होंगे लियाकत अली शाम भी, एक वाक़या जो हुआ था जो मैं इस वाक़े के हर वाक़या जो है हमें एक दुनिया की तरफ हमें दिखाता है। हम इस ये वाक़या तो जो हुआ कि एक जेल में एक कैदी ने क्यों वो पी लिया जहर या वो जो तेज़ाब था, ये बताइए लियाकत, हमें ये बताइए कि एक तो ये कि ये जहर उस तक पहुंचा कैसे या ये तेज़ाब कैसे क्यों उसने पिया, और उसके साथ हमें यह भी मुख्तसरन आप बताएं कि ये क्या दुनिया है, ये जेलों में क्या हो रहा है। ये लगता है जैसे अंदर कोई हुकूमतें बनी हुई हैं। काजी साहब, ये 25-26 साल का नौजवान है, इमरान खान इसका नाम है, चिन्योर का रहायशी था। ये मंशियात के मुकदमा में 3 माह से जेल में बंद था। तो कानून के मुताबिक हवालातियों से जेल के अंदर किसी किस्म की कोई मुशक्कत नहीं ली जा सकती, जबकि ये जेल का अमला कैदियों हवालातियों को तंग करके उनसे पैसे बटोरता रहता है। ये इमरान की स्टोरी है कि इसका बाप पागल है, इसकी माँ मर चुकी है, इसका एक छोटा भाई है, इसकी मुलाकात नहीं आई थी 3 माह से। तो ये एक इमदाद शाह नामी है वार्डर जेल का, जिसने इसको गुज़श्ता 3 माह से ये तशद्दुद कर रहा था। ये जैसे पुलिस में होते हैं ना जी के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये जेल की दुनिया में इमदाद शाह जो है ये टॉर्चर स्पेशलिस्ट है। जो ये सुपरडेंट जेल मुतलका इसको 7 बंदों को अपने साथ साथ रखते हैं जहाँ चलते हैं अपनी अवार्ड बनी इकट्ठी करने के लिए। तो ये 2 रोज कबल इसको इमदाद शाह ने नाले पे लेके गया, वहां पे इसको तशद्दुद का निशाना बनवाया, इससे मुशक्कत कराई और उसको ये बताइए लियाकत, ये जो विक्टिम है ये किस गुनाह में अंदर था, किस जुर्म में अंदर था? ये मनशियात के जुर्म में अंदर था। मनशियात का डीलर था या ये मनशियात इस्तेमाल करने के जुर्म में था? मनशियात इस्तेमाल करने के जुर्म में। ओके, तो ये अब थोड़ा सा मुख्तसरन ये बताइए कि ये जेलों में क्या ये इस तरह के बड़े वाकयात हो रहे हैं और जेलों में भी अनरेस्ट है, तो जंग की जेल में क्या है मामला, कोई देखने वाला है? और आपने ये भी बताया था कि कोई इस पे कोई इंक्वायरी भी हुई थी, कुछ हुआ, पता चला? जी, पहले ये जो वाकया जब रूनमा हुआ तो दुनिया न्यूज ने इसको स्टोरी को ब्रेक किया, तो जेल हुकाम इस वाकया को मानने से इनकारी थे। जब वो बंदा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था तो जेल हुकाम जो है उसको मान ही नहीं रहे थे कि उसने कुछ पिया। डॉक्टर का साथ मौजूद है कि इसने तेजाब पिया। जब ये बंदा फौत हो गया तो फिर ये कहने लगे जी उसने फिनाइल पी लिया था। भाई फिनाइल भी अगर पिया है तो फिनाइल हवालाती तक कैसे पहुंचा? उसने खुदकुशी की है, उसने तंग आके जिंदगी से खुदकुशी की है। उसके पास पैसे नहीं थे, ये उसको मारते थे कि पैसे थे। जेल में इस वक्त तकरीबन 1600 के करीब लोग अंदर मौजूद है। अंदर एक अलहदा रियासत है, सुपरडेंट का अपना एक कानून है, 4 दीवारी में वो सुपरडेंट बादशाह है, जिससे चाहे पैसे ले ले, जिससे चाहे आजाद कर दे। यहाँ ऐसे भी हवालाती पड़े हैं जिससे उसने कारें ली हुई हैं, AC लिए हुए हैं। ये अपने बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया लियाकत अली शाम आपका। सवाल ये कि कैदी ने तेजाब पिया, इस पे हम एक डिटेल भी करेंगे। ये जो जेलों पे ना अपने नुमाइंदे और भी जगह देखेंगे कि ये भी आखिर इंसान है और जिंदगी में जितने समाज में सफोकेशन है, लोग जुर्म पे बड़े जुर्म करने वाले जो हैं उनको पूछता कोई नहीं है। जो अरबों ये क्लास साहब हमें स्टोरियां सुनाते रहते हैं उनकी, तो वो इनको आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, बरतानिया ने 30 करोड़ का जुर्माना अदा कर दिया PIA को। तारिक मुरीद को लाइन पर लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। तारिक लाइन पे है हमारे साथ? जी बिल्कुल जी तारिक, जरा इसकी डिटेल बताइए। बरतानिया ने तो 30 करोड़ का जुर्माना अदा कर दिया, PIA अदा करेगा इसे? और ये भी बताइएगा जुर्माना क्यों किया? क्या वो क्लेम फॉल्स था, क्या जो उतारा गया, या ये रूटीन का जुर्माना है? नहीं, ये रूटीन का जुर्माना नहीं है। ये सजा के तौर पे PIA को किया गया है कि PIA
बरतानवी सिविल एविएशन की तरफ से बताया गया है कि जो आपका पायलट था उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी कंट्रोल टावर को। वो दो मियां बीवी का झगड़ा था जो उन्होंने पेश किया कि ये दहशतगर्दी का खतरा, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा जो बरतानिया में लंदन में खासकर जो एयर ट्रैफिक थी वो बिल्कुल मुतासर हुई थी, बहुत ज्यादा मुतासर हुई थी। और इसके अलावा जंगी त्यारे इस्तेमाल करना पड़े थे मेरे ख्याल में बरतानिया की फजाई हदूद में पहली मरतबा किसी त्यारे को उतारने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी जनाब आप इस जो ये तमाम खर्चा हुआ उसको आपको पे करना होगा, और ये 30 करोड़ का बिल उन्होंने पकड़ा दिया है कि आपको ये 30 करोड़ अदा करने होंगे, वरना इसके अलावा आपको इसके बाद दूसरा अगर PIA 30 करोड़ पे नहीं करता तो फिर बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी कि वो बरतानिया सिविल एविएशन का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो जराए ने हमें बताया है कि 30 करोड़ का बिल पकड़ा दिया गया है और उनसे कहा गया है कि ये जो आपका पायलट की गलती थी जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी, अब PIA को ये 30 करोड़ अदा अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता तो क्या PIA के जहाजों पर पाबंदी तो नहीं लग जाएगी लंदन में लैंड करने से? इसमें बड़ा सबक भी है, आइंदा घर में खानगी जगहों से गुरेज कीजिएगा, ये कभी-कभी बड़े महंगे जहाजों में मत कीजिएगा, जहाजों में मत कीजिएगा। मैं कहने वाला था ये बात झगड़े तो हमारे भी मियाँ बीवी के साथ पे चलते रहते हैं। नहीं, इतना तो महंगा झगड़ा मैंने कभी नहीं सुना, इतना महंगा मियाँ बीवी का झगड़ा मैंने नहीं सुना कि जैसे 30 करोड़ रुपया जिसका बिल आया हो और बिल भी किसको अदा करना पड़े, एयरलाइन को। लेकिन ये ना बिल जो है वो आप पूछते हैं ना, हु विल फुट द बिल, पाकिस्तानी पीपल वुड फुट द बिल। ये 30 करोड़ भी इस मुल्क के इस खानगी झगड़े का बिल भी इस मुल्क के अवाम ही देंगे। बहुत शुक्रिया तारिक मुरीद आपका। कराची साहब, कल एक नौजवान मुझे मेरे रास्ते में मिला तो मुझे ये सवाल पूछा उसने मुझे कि जी इसका मतलब क्या है कि हु वुड फुट द बिल। क्लासरा साहब बार बार आपसे पूछते हैं तो फिर मैं उससे एक्सप्लेन किया, मैंने कहा इसका ये मतलब इसका ये है कि पैसे हम ही देंगे, पैसे हम ही देंगे। क्लास साहब आगे आइए, हम ही दें, हमारे जेब से निकलेगा जी। क्लास साहब एक और बड़ी अहम खबर आज आपने डिस्कस की थी, शहाबदीदी फंड्स वाली, जो कौन कौन से प्रोजेक्ट से पैसे निकाल कर MNAs में तकसीम किए गए। ये हमारे रिपोर्टर हैं अजमत मलिक साहब, आई होप कि उन्हें भी हमने लाइन पे लिया हुआ है। उन्होंने अजमत मलिक भी लाइन पे क्लास साहब उनसे पूछते हैं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ शहाबदीदी फंड, जिसकी स्टोरी हमने ब्रेक की है, दुनिया TV ने ये प्रोग्राम क्यों था अरशद शरीफ साहब का, उसमें हमने ब्रेक किया था जिस पे सुबह मोटो हुआ था सारा। तो अब उस पे जो फॉलो अप के तौर पर मेरा ख्याल अजमत मलिक साहब ने खबर दी है कि 106 प्रोजेक्ट थे डेवलपमेंट के, 15 अरब का जो फंड था उसके लिए 106 प्रोजेक्ट्स में से कटौती की गई। ये फाइनेंस डिवीजन के 19 प्रोजेक्ट्स थे, हायर एजुकेशन कमीशन के 25 और इसके अलावा रेलवे डिवीजन के 14 प्रोजेक्ट्स थे, जबकि एजुकेशन और ट्रेनिंग डिवीजन के भी 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कटौती की गई। इसमें सबसे अहम ये कि वाटर एंड पावर में से ब्यामीर भाषा डैम जो इस वक्त मुल्क में बिजली का शदीद बहरान था, पिछले साल भी था, तो उसकी तामीर में भी 2 अरब 50 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। उसकी जो मेन उसका बजट था 7 अरब 78 करोड़ का, उसमें से 2 अरब 50 करोड़ की कटौती की गई। इसके अलावा वाटर एंड पावर एक बात बताइएगा अजमत, मुझे एक बात बताइएगा, उसकी डिटेल आपसे थोड़ी लेते हैं। जब ये इसकी कटौतियां हो रही हैं, इसको डिवाल्ट किया जाता है, जो इसमें ये टर्म यूज होती है डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, कोई अपोजिशन नहीं आती किसी लेवल पे, कोई ब्यूरोक्रेट कोई सरकारी अफसर इसको अपोज नहीं करता, रोकने की कोशिश नहीं करता कि कितने अहम डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट हैं, उनका पैसा जो है आप उठा के MNAs को नहीं दे सकते कि जाएं बंदर बांट करें, घरों में लगाएं और नालियों में लगाएं। और जैसे अब सामने आ रहा है कि उसमें से 6 अरब रुपए तो पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ीन को दिए गए थे, जो हम स्टोरी पहले भी कर चुके हैं, कि ये पैसा उठा के प्रोजेक्ट का और आपको अप्रूव्ड पैसा है वो उठा के कैसे दे सकते हैं ये MNAs को, क्या पैसे ले जाएं घरों में ले जाएं। ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात होते हैं और कई दफा काबीना डिवीजन से भी वो अप्रूवल लेते हैं या वफाकी काबीना से भी अप्रूवल लेते हैं। इन्हीं लोगों को फिर दोबारा देना होता है, इसलिए इनकी तरफ से कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं की जाती और इस तरह का इन पे कोई प्रेशर नहीं होता। आप ये कहते हैं कि ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी पूरी मदद करती है सियासतदानों को कि जितनी लूटमार करनी है, जितना पैसा चाहिए जहां से चाहिए हम देने को तैयार है, हमें कुछ ना कहें। उसके लिए मुअज़्ज़िज़ीन होना लाजमी है क्लास साहब, इनको फैसिलिटेट किया जाता है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसमें ड्रग डिमांड रिडक्शन सेल के इनके हैं, रेलवे इंजन की मेंटेनेंस है, जो सैलाब से तबाही आई है उसकी जो बहाली के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं, वाटर सप्लाई के हैं, इवन के स्मॉल डैम्स की तामीर। मुल्क में बिजली का और बहुत ज्यादा बहरान है, इसके बावजूद स्मॉल डैम्स के और बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी 13 स्कीमों उसमें भी अरबों रुपए की कटौती की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत मलिक आपका। बस मेरे ख्याल में वक्त को देखते हुए हम ये आगे बढ़ते हैं और ये जिमी कार्टर जो हैं
ये डैर स्पीगल जो एक बहुत बड़ा जर्मनी का अखबार है, उसने कहा है कि वो ये कहते हैं जी कि अमेरिकन डेमोक्रेसी नॉन फंक्शनल हो चुकी है। और जो सबसे हैरान कौन बात है, आमतौर पर रूलिंग क्लास में इतने बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग ये बात कम ही करते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्नोडन जो है, जो विसल ब्लोअर जिन्हें कहा जा रहा है, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से घर घर में अमेरिका जो है वो जासूसी कर रहा है, अपने यहाँ भी कर रहा है, यूरोप में भी कर रहा है, मुआहदे जो हैं इसकी वजह से एक मुआहदा भी मौखर उनका हो गया। तो उनका कहना है कि इस इंकशाफ से अमेरिकी अवाम को फ़ायदा होगा, ये बेनिफिशियल है। और उन्होंने ये कहा, और ख़ास तौर पर उनका ये कहना कि ये नॉन फंक्शनल हो चुकी है अमेरिका में डेमोक्रेसी। ये एक बहुत बड़ा कमेंट है और मेरे ख्याल में इसको सोचना चाहिए, अमेरिकी अवाम को भी इसको देखना चाहिए और अमेरिकी जो स्टेट और जो अमूर रियासत चला रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में ये खासे लोग अजाब में मुब्तला हैं इस इनके नॉन फंक्शनल होने की वजह से। इससे पहले ये ड्रोन हमलों पे भी इनकी एक किताब आई थी, क्रूल एंड अनयूजुअल रिकॉर्ड। इस पे और भी मैं आपको बात बता दूं कि क्वाइट रिसेंटली एक सर्वे आया है कि जिसमें अमेरिका के अंदर जो लोग हैं अब वो इसके खिलाफ हैं, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से ये नॉन डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। काई साहब, क्लासा साहब, नाजरीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। आज प्रोग्राम की सबसे बड़ी और अहम स्टोरी थी क्लासा साहब की आफिया सिद्दीकी के मामले जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। यकीनन इस मामले में जैसे जैसे पेशरफ्त होगी हम अपने प्रोग्राम में आपसे शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।